नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण नए प्रश्नों को हल करने वाले हैं। मनोविज्ञान के ये प्रश्न आपके फर्स्ट ग्रेड की शिक्षक भर्ती, सीटेट एग्जाम, रीट प्री, रीट मेंस एग्जाम 2024, सेकंड ग्रेड और अन्य कोई भी टेट एग्जाम हो, इन सभी के लिए ये मनोविज्ञान के प्रश्न काफ़ी उपयोगी रहेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है। देखो, प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की एक विधि है। अब आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार की विधि है। ये प्रक्षेपी विधि है, अर्ध प्रक्षेपी विधि है, अप्रक्षेपी विधि है या व्यक्तिगत विधि है। तो देखो, जो प्रश्नावली विधि है ये व्यक्तित्व मापन की ना ही तो प्रक्षेपी विधियों में सम्मिलित होती है, ना अप्रक्षेपी में, ना अर्ध प्रक्षेपी में, बल्कि प्रश्नावली विधि जो है इसका प्रयोग व्यक्तिगत विधियों के अंतर्गत किया जाता है। विकल्प नंबर 4 जो है प्रश्न संख्या 1 में आपका सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रगतिशील परिवारों में प्रगतिशील परिवार के जो बच्चे हैं उनमें अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। संबंधन प्रेरक, जिज्ञासा प्रेरक, आक्रामकता का प्रेरक या उपलब्धि प्रेरक। तो देखो, प्रगतिशील परिवार के जो बच्चे हैं, मतलब जो परिवार प्रगति की ओर अग्रसर है, ऐसे परिवार में जो बच्चे रहते हैं उनमें अधिक जो प्रेरक प्रबल होता है वो है उपलब्धि प्रेरक। कौन सा प्रेरक प्रबल होता है? उपलब्धि। उपलब्धि प्रेरक जिनमें पाया जाता है वो हर समय साथियों अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कार्य करते रहते हैं। दूसरे प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, एक पुरुष किसी ऐसी महिला से विवाह करना चाहता है जिसे घर वाले पसंद नहीं करते हैं। उस व्यक्ति के अंदर द्वंद्व का कौन सा रूप होगा? उपागम उपागम द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व या इनमें से सभी। तो देखो, द्वंद्व के जो भी प्रकार होते हैं, अब देखो हम यहाँ बात की जा रही है कि भाई कोई पुरुष है ऐसी महिला से विवाह करना चाह रहा है, मतलब वो तो उस चीज को स्वीकृत है, उस चीज को चाह रहा है करना, तो मतलब ये तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? उपागम। जिसको हम चाहते हैं करना वो चीज आती है उपागम के अंतर्गत, और जो चीज हम नहीं चाहते हैं वो आती है परिहार के अंतर्गत। अब यहाँ पर घर वाले पसंद नहीं कर रहे हैं, अब अपन क्या सोच रहे हैं कि यार पसंद करना चाहिए, ठीक है, तो फिर ये उपागम परिहार द्वंद्व के अंतर्गत चला जाएगा। उपागम परिहार द्वंद्व कौन से विकल्प में है? तीसरे विकल्प में है। तो तीसरे प्रश्न में तीसरा विकल्प आपका आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन प्रोसेस, इसको हिंदी में सूचना प्रक्रिया कहते हैं, जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह कौन सा सिद्धांत है? व्यवहारवाद के सिद्धांत से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, साहचर्यवाद के सिद्धांत से या गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत से। तो देखो, यहां पर सूचना प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन प्रोसेस की बात की जा रही है, और सूचना प्रक्रिया की बात साहचर्यवाद या गेस्टाल्टवाद में नहीं की जाती है, बल्कि संज्ञानात्मक जो सिद्धांत होते हैं, ज्ञान पर आधारित जो सिद्धांत होते हैं, उनमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस की बात की जाती है। तो प्रश्न संख्या 4 में आपके दूसरा विकल्प सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखेंगे साथियों। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा और रेगुलर तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। प्रश्न संख्या 5 है, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है किसका? पुनर्बलन का परिणाम है, उद्दीपन अनुक्रिया का परिणाम है, समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का परिणाम है या उद्दीपन सामान्यीकरण का परिणाम है। तो देखो, अंतर्दृष्टि जो शब्द है ये किस में आता है? गेस्टाल्टवाद में आता है। और गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं कि व्यक्ति अंतर्दृष्टि के माध्यम से सीखता है। अचानक से समस्या उसके सामने जब आती है तो समस्या के समग्र रूप को वो देखता है और उसका समाधान करता है। तो अंतर्दृष्टि अधिगम किसका परिणाम माना जाता है? समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का। समग्र रूप से समस्या उसके सामने होनी चाहिए, उस चीज को देखेगा और समस्या का समाधान निकालेगा। किसके माध्यम से? अंतर्दृष्टि के माध्यम से। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 में तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न देखते हैं, अभिप्रेरणा के संबंध में
भूख व प्यास क्रैमिक है, आवश्यकता व अंतर्नोद है, अंतर्नोद व आवश्यकता है, अंतर्नोद व मूल प्रवृत्ति है, या अंतर्नोद अंतर्नोद है। तो देखो अभी प्रेरणा के संबंध में अगर हम बात करें भूख की और प्यास की, तो मित्रों भूख और प्यास दोनों ही अंतर्नोद के अंतर्गत आते हैं। अंतर्नोद जो लक्ष्य की तरफ ले जाता है, तो बिल्कुल भूख प्यास ये अंतर्नोद के उदाहरण है। छठे प्रश्न में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है, उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र रेखा और वक्र रेखा नहीं होती है। तो देखो यहां पर हम बात करेंगे जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तो तीव्र होती है, ठीक है, एकदम से तीव्र गति चल रही है सीखने की, किंतु ये बाद में धीरे धीरे मंद होती जाती है, धीरे धीरे ये मंद होती जाती है साथियों। तो ये जो वक्र कहलाता है इसको उन्नतोदर वक्र के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 7 में पहला विकल्प आपका आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। जब बालक दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी तथ्य या वस्तु के गुण दोष या सही गलत होने का पता लगाता है, तो वह किस चिंतन को काम में ले रहा? यथार्थवादी चिंतन, अभिसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन या सृजनात्मक चिंतन। तो देखो बालक यहां पर क्या कर रहा है, तथ्य दे रखे हैं। अब तथ्यों के आधार पर वो किसी तथ्य या वस्तु के जो गुण है, दोष है, सही है, गलत है, इसका पता लगा रहा है। अगर तथ्य दे रखा है, गुण दोष सही गलत के बारे में बालक पता लगा रहा है, तो इसको हम कहेंगे आलोचनात्मक चिंतन। इस चिंतन को कहा जाता है आलोचनात्मक चिंतन। प्रश्न संख्या 8 में मित्रों तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा। सृजनात्मक चिंतन में तो समस्या के नवीन समाधानों को खोजा जाता है, अभिसारी चिंतन में समस्या के किसी विशिष्ट समाधान को खोजा जाता है, ठीक है। 8वें प्रश्न में तीसरा ही विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम यह क्या है? ये अधिगम के प्रकार है, ये अधिगम की अवस्था है, ये अधिगम की प्रकृति है, या ये अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? तो देखो यहाँ पर 3 चीजें दे रखी है। ज्ञानात्मक अधिगम दे रखा है जो हमारे ज्ञान से संबंधित है, गामक अधिगम दे रखा है जो हमारे चलने फिरने दौड़ने से संबंधित है, संवेदनात्मक अधिगम दे रखा है जो हमारी संवेदना से संबंधित है। मित्रों ये तीनों ही अधिगम की अवस्था, प्रकृति या स्थानांतरण नहीं है, बल्कि ये क्या है, अधिगम के प्रकार है, टाइप्स ऑफ लर्निंग। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 9 में सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा अनुसंधान स्टीफेन एम कोरे से संबंधित है? आधारभूत अनुसंधान, व्यवहारगत अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान या वैज्ञानिक अनुसंधान? तो यहाँ पर स्टीफेन एम कोरे की बात की जा रही है और मनोविज्ञान में जो आपके क्रियात्मक अनुसंधान का टॉपिक चलता है, क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन माने जाते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान के जनक है स्टीफेन एम कोरे। तो बिल्कुल स्टीफेन एम कोरे का संबंध कौन से अनुसंधान से है? क्रियात्मक अनुसंधान से है, जो तीसरे विकल्प में दे रखा है। तो प्रश्न संख्या 10 में तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। रेवेन का प्रगतिशील साँचा आरपीएम परीक्षण किसका उदाहरण है? मौखिक बुद्धि लब्धों का उदाहरण, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धों का उदाहरण है, गैर समूह बुद्धि लब्धों का उदाहरण है, या व्यक्तित्व परीक्षण का उदाहरण है? तो देखो रेवेन ने जो प्रगतिशील साँचा दिया है, जिसको आरपीएम के नाम से जाना जाता है साथियों, ये जिस परीक्षण का उदाहरण है उसका नाम क्या है? संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धों परीक्षण। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 11 में सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। देखो यदि आप रीट प्री या रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो तो साथियों निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़कर जरूर रहिए। हमने स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर रीट प्री 2024 के लिए कोर्स भी लॉन्च कर रखा है। रीट प्री की बात कर रहा हूं मैं, रीट मेंस के लिए अभी कोर्स लॉन्च नहीं किया गया है, किंतु जो रीट प्री लेवल 1 या लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं
उनके लिए बहुत ही शानदार कोर्स लॉन्च कर रखा है। ऐप डाउनलोड लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है, या प्ले स्टोर से भी सर्च करके स्टडी विद पीएन लोधा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। स्वलीय चिंतन में अभिव्यक्ति होती है किसकी? मानव की आंतरिक अभिप्रेरणा की अभिव्यक्ति होती है, मानव की भाषा संबंधी, काल्पनिक इच्छाओं की, या वास्तविक इच्छाओं की। तो देखो स्वलीय चिंतन, एक होता है यथार्थवादी चिंतन जिसको हम वास्तविक चिंतन के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है स्वलीय चिंतन जिसको हम काल्पनिक चिंतन के नाम से भी जानते हैं। तो काल्पनिक चिंतन का मतलब क्या हुआ? काल्पनिक इच्छाओं की ही अभिव्यक्ति होगी, अर्थात स्वलीय चिंतन में किसकी अभिव्यक्ति होती है? काल्पनिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है। मित्रों, प्रश्न संख्या 12 में तीसरा विकल्प सही रहेगा। जैसे कोई कहे, कोई सोचते हैं ना, कह रहे मैं तो कलेक्टर बन जाऊं, बेटे बेटे पढ़ नहीं रहे, कुछ नहीं करे, अरे यार मैं तो कलेक्टर बन जाऊं, मैं तो प्रधानमंत्री बन जाऊं, मेरा तो 1 करोड़ रुपए लॉटरी लग जाए, जाने क्या क्या चीजें होती रहती है माइंड में। जो हमारी कल्पना है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये होता है स्वलीय चिंतन। तो बिल्कुल तीसरा विकल्प ही सही रहेगा साथियों 12वें प्रश्न में। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न है, रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति आपको दिए गए विकल्पों में से करनी है। मैं मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। किसमें? निर्माणात्मक मूल्यांकन में, योगात्मक मूल्यांकन में, निदानात्मक मूल्यांकन में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर बात की जा रही है मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन। सब सीखी हुई कुशलताओं का संपूर्ण अवलोकन निर्माणात्मक में नहीं होता। निर्माणात्मक को तो रचनात्मक कहते हैं साथियों, इसमें नहीं होता है। संपूर्ण कुशलताओं का जो अवलोकन है ये योगात्मक मूल्यांकन में होता है। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। तो 14वां प्रश्न देख लेते हैं। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, प्रश्न को समझना अच्छी तरह से। देखो, छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का आकलन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, और ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो देखो शैक्षिक विकास की बात की जा रही है यहाँ पर। एक गैर शैक्षिक पक्ष भी होते हैं और शैक्षिक पक्ष भी होते हैं। तो शैक्षिक विकास का मतलब होता है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 14 में। 15वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 15 पूछ रहा है, अधिगम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा गया है अधिगम के बारे में। विकल्प को देखिएगा। अधिगम से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है, अधिगम निष्पादन के समान है, अधिगम वृद्धि व परिपक्वता के कारण होता है, और पूर्व अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। तो देखो सत्य कथन देखेंगे प्रश्न नंबर 15 में। अधिगम से व्यवहार में अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी परिवर्तन होता है, तो ये हो गया गलत। अधिगम निष्पादन के समान है, जी नहीं साथियों। लर्निंग एंड परफॉर्मेंस दोनों अलग अलग चीजें होती है। अधिगम और निष्पादन दोनों अलग अलग है। अधिगम वृद्धि व परिपक्वता के कारण होता है, ये भी गलत है। वृद्धि व परिपक्वता के कारण अधिगम नहीं होता है साथियों, बल्कि पूर्व अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है इसको कहा जाता है अधिगम, और ये परिवर्तन आमतौर पर स्थायी होता है। तो प्रश्न संख्या 15 में दिए गए विकल्पों में से चौथा ही विकल्प सबसे बेस्ट है, इसलिए हम चौथे विकल्प का चुनाव करेंगे 15वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न पूछ रहा है, वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क द्वारा बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित किया जाता है तो इसे कहते हैं खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास क्षेत्र, पाड़ या ढांचा, और अंतः व्यक्तिनिष्ठता। तो देखो वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और इसमें इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था पाड़ या ढांचा। पाड़ या ढांचा क्या होता है कि एक वयस्क व्यक्ति एक बच्चे का जो निष्पादन है इसके वर्तमान स्तर में सहयोग कर रहा है और उस निष्पादन को आगे बढ़ा रहा है, इसी को वाइगोस्की ने नाम दिया था पाड़ या ढांचा। तीसरा विकल्प सही रहेगा साथियों 16वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। 17वां प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत अनुसार
परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने, इसमें इन्होंने ये 4 अवस्थाएं बताई है। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 या 12 वर्ष और 11-12 से 18 वर्ष के लगभग। तो मित्रों, ये जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसमें परिकल्पित निगमनात्मक तर्कना जो है ये किशोर अवस्था में आती है और किशोर अवस्था की अवधि है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 17 में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे अपनी आदतों, अपने कौशलों, अपने मूल्यों, अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? सामाजिकरण, समावेशन, मुख्य धारा से जोड़ना या विभेदीकरण। तो देखो, यहां पर बात की जा रही है बच्चे की आदतों, कौशलों, मूल्यों और अभिप्रेरणाओं की। ये चीजें विकसित हो रही है और बालक को समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बना रही है, तो इसी को सामाजिकरण कहते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 18 में पहला विकल्प आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रश्न थोड़े विकल्प अब बड़े बड़े आ रहे हैं, तो प्रश्न को अच्छे से समझ करके उत्तर दीजिएगा। पहला है, व्यक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। दूसरा है, परिवेशी प्रभावपूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। तीसरा है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। और चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो हटा दो। देखो, मानव का जो विकास है आनुवांशिकता और पर्यावरण एक के ऊपर निर्भर नहीं बल्कि दोनों के ऊपर निर्भर करता है साथियों। और पहला और दूसरा विकल्प, पहला कह रहा है कि एकमात्र आनुवांशिकता और दूसरा कह रहा है एकमात्र परिवेशीय मतलब पर्यावरण। तो एकमात्र नहीं बल्कि आनुवांशिकता भी और पर्यावरण दोनों में जटिल पारस्परिक क्रिया होती है, उसी के फलस्वरूप मानव विकास होता है। तो प्रश्न संख्या 19 में तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 20वां प्रश्न देख लेते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में देखो, एक विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को दोहराया जाता है और शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। देखो, कक्षा कैसी है? प्रगतिशील। और प्रगतिशील कक्षा में निष्क्रिय नहीं सक्रिय रहता है। सिर्फ ज्ञान को दोहराया नहीं जाता है बल्कि विद्यार्थी या जो अभ्यर्थी होता है उसके द्वारा ही ज्ञान की संरचना की जाती है प्रगतिशील कक्षा में। प्रश्न संख्या 20 में पहला विकल्प ही सर्वश्रेष्ठ है साथियों, बाकी तीनों ही विकल्प नेगेटिव है प्रगतिशील कक्षा के बारे में। तो 20वें प्रश्न में आपके पहला विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट 21 की ओर बढ़ेंगे। 21वां प्रश्न देख लेते हैं। पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई आती है। निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल होता है। पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई आती है। ये सभी चीजें किसके सूचक है? एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, एक स्वलीन विद्यार्थी के, एक अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के, या इनमें से सभी? तो देखो भाई, सृजनात्मक बालक तो तेज होता है, उसको ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएं नहीं आती है, वो सृजनात्मक विद्यार्थी नहीं है। तो फिर वो स्वलीन है या अधिगम अशक्तता वाला बालक है? ऐसे बालक जो पढ़ने के प्रति चिंता करते हैं, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में जिनको कठिनाई आती है, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल जिनका है, पढ़े हुए पाठ को समझने में या याद करने में दिक्कत आती है, तो ऐसे बालक अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाते हैं। 21 में थर्ड विकल्प आपका आंसर होगा। 22 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर 22वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? देखो, मैंने कहा था बड़े बड़े विकल्प आएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ करके समझोगे तो आसानी से जवाब दे पाओगे। 25 टोटल यहाँ पर प्रश्न है। देखो, सार्थक अधिगम का पक्ष ले रहा है, उस विकल्प को देखना है।
तो बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। दूसरा है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों की संख्या को बढ़ावा देना। तीसरा है निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। और चौथा है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो देखो भाई, केवल परीक्षणों की संख्या बढ़ाने से या फिर पुरस्कारों की संख्या बढ़ाने से सार्थक अधिगम नहीं होता है, बल्कि विषय वस्तु जो है तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम और अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, ये सार्थक अधिगम का पक्ष ले रहा है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 22 में चौथा विकल्प आपका आंसर है। 23 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 23 है, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है क्या? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड और यंत्रवत याद करना। तो संरचनावादी अधिगम में मित्रों अनुबंधन, दंड या यंत्रवत याद करना नहीं आता है, बल्कि बालक का जो पूर्व ज्ञान है, जो चीजें उसने पूर्व में सीख रखी है, ये संरचनावादी अधिगम में बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न संख्या 23 में पहला विकल्प आपका आंसर है। अब सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करके जाइएगा साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? देखो भाई, मध्य बाल्यावस्था होती है 6 से 12। मध्य बाल्यावस्था मतलब लगभग बालक 9 वर्ष के आसपास हो चुका है, वो विशेषता आपको बताना है। अब यहाँ पर तो पहला विकल्प है शारीरिक विकास एवं वृद्धि बहुत तेज गति से होती है। दूसरा है अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। तीसरा है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। और चौथा है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। 3 विकल्प आसानी से हटा सकते हो आप, क्योंकि जब बालक लगभग 9 वर्ष की उम्र का होता है तो शारीरिक विकास की जो गति है वो बहुत तेज नहीं बल्कि धीमी हो जाती है। अमूर्त रूप से वो नहीं सोच पाता है साथियों। मुख्य रूप जो अधिगम है ये मुख्य रूप से संवेदी चालक गतिविधियों द्वारा नहीं होता है। संवेदी चालक गतिविधियों द्वारा अधिगम तो 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ही विकल्प सही रहेगा, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, अमूर्त रूप से नहीं मूर्त रूप से। 24 में तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा। अब आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न में क्या है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखो 4 प्रकार का यहाँ शिक्षण के 4 तरीके दे रखे हैं। इसमें जो अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है, हम देखें तो प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा तो है। तो पहला या चौथा, पहला कह रहा है कि बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी एक तरह से पॉजिटिव चीज है। ये कह रहा है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, तो मतलब दोहराना तो रटना हो गया, तो ये जो है ये प्रभावशाली नहीं माना जा सकता है। अतः 25 में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। तो ये मनोविज्ञान का आज का टेस्ट कंप्लीट होता है साथियों। रेगुलर आपको यहाँ पर टेस्ट देने की पूरी कोशिश करता हूँ। आगे मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में।